अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ की मुलाकात होनी थी मुज़ाकराती टीम की इमरान खान साहब से। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने यही वादा किया था, लेकिन आज भी ये मुलाकात नहीं हो पाई। गुज़श्ता रोज राना सनाउल्लाह ने हमारी शो में यह कहा था कि आज वो मुलाकात हो जाएगी और कल तीसरे दौर का मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा। लेकिन गुज़श्ता रात इमरान खान साहब ने कुछ ट्वीट्स की जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को एक कठपुतली वजीर आजम करार दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जी अलकादिर ट्रस्ट का फैसला जो है वो मुझ पर दबाव डालने के लिए रोका जा रहा है, और ये भी कहा कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह एनआरओ नहीं लूंगा। क्या ये वजह है कि उनकी मुलाकात आज नहीं हो पाई अडियाला जेल में? उसके अलावा पीटीआई के क्या मामला है? इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के इंतहाई बातेमाद और करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। वजीर दिफा भी हैं। ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुज़ाकरात में इस तरह लग रहा है कि एक डेड लॉक पैदा हो चुका है। कल बानी पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात होनी थी, वो नहीं हो पाई, और आज भी एज वी स्पीक उनका गिला यह है कि हुकूमत हमारी मुज़ाकरात जो है वो बानी पीटीआई से नहीं करवा रही, जो कि हमसे वादा किया गया था, और जब तक ये नहीं होता मुज़ाकरात आगे बढ़ ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आदिल। ये मामला जो है अब ज्यादातर टीवी पे डिस्कस हो रहा है, अदरवाइज तो इसके जो डिस्कशन जो है वो तो हॉल्ट हुई है, उसमें कोई नतीजा सामने नजर नहीं आ रहा। अल्लाह करे ये आगे बढ़े और किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचा जाए। लेकिन जो कल बानी पीटीआई से मंसूब इमरान खान साहब से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं, उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी। ये मुज़ाकरात जो हैं, देखें जब मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो फिर इस किस्म की जबान जो है वो जिस फरीक से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके मुतल्लिक़ ही आप ये जबान इस्तेमाल करें, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपकी सिंसेरिटी जो है वो यकसर जो है मौजूद ही नहीं है इस मुज़ाकरात के बाद। मैं बानी पीटीआई की बात कर रहा हूँ, और लाजमी तौर पे कंस्ट्रक्शंस जो है बानी पीटीआई ने देनी है ना अपने जो उनके लोग जो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर वो इस तरह हुकूमत के मुतल्लिक़ बातें कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप के मुतल्लिक़ बातें कर रहे हैं, सारी पॉलिटिकल जो पार्टी है, मेरा ख्याल है ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, झंझलाहट है उनकी जो बोल रही है। तो मेरा अपना ख्याल है कि उनकी कल की जो गुफ्तगू है उससे जो चांसेस थे इस सक्सेस के, इस मुज़ाकरात के, वो चांसेस भी जो है इनकी अब जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी वजह से उनके ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि वो पॉसिबिलिटीज नहीं रही जो आज जब ये शुरू हुआ था, और मीडिया ने जिस तरह हाइप क्रिएट की थी, वो हाइप भी जो है वो मेरा ख्याल है कि एक रेत की दीवार साबित हुई है। और आई सी थिंग्स कोलैप्सिंग। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं और ये दोबारा किसी अच्छे नोट के ऊपर ये चीजें स्टार्ट हो सके, लेकिन कल की स्टेटमेंट्स के बाद मुझे इसके चांसेस जो है कम नजर आते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं चूंकि आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि मुज़ाकरात हॉल्ट हैं, और खुसूसन जिस ट्वीट की जानिब आप इशारा कर रहे हैं वो 2 पेजेस लंबी ट्वीट्स है। एक तो वो कह रहे हैं आप धांधली की पैदावार हैं, और जो अलकादिर ट्रस्ट का फैसला है वो मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए वो फैसला अनाउंस नहीं किया जा रहा, और मैं कोई नवाज शरीफ या जरदारी नहीं कि एनआरओ ले लूंगा और अदालतों से वो अपने केसेस जो हैं वो खत्म करवाएंगे। सर, इससे तो लगता नहीं है ख्वाजा साहब कि ये मुज़ाकरात जो थे वो कहीं पहुंचे भी थे। ये तो एक नॉन स्टार्टर जो उन्होंने बात कर दी है, और आपने अभी ये फरमाया कि मुज़ाकरात को हॉल्ट ही समझा जाए, और आपको कोई उम्मीद इसकी स्टेटमेंट्स के बाद नजर नहीं आ रही है। मैं राइट? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं आदिल। आप देखें ये एनआरओ की बात हो रही है ना, तो इमरान खान जो है वो एनआरओ जो है अमेरिका की जो इंतजामिया है, नई इंतजामिया जो आ रही है, उनसे एनआरओ मांग रहा है। इसने कल उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था और अब उनकी मिन्नतें कर रहा है।
कि जी मेरी जान छुड़ाओ। तो ये देखें, अगर इसने कोई भी इस मुल्क के लिए, कौम के लिए कुछ सिंसेरिटी या कोई इसमें खुलूस बाकी है, तो अपने जो मामला जो है पाकिस्तान में सेटल करे। जिनको एब्सोल्युटली नॉट कहता था, अब एब्सोल्युटली यस, और एब्सोल्युटली यस के साथ और भी बड़ा कुछ कर रहा है उनको मनाने के लिए। तो ये इस शख्स का मेरा नहीं ख्याल कि ज़मीर नाम की कोई चीज है इसमें। जिस वक्त चाहता है, जिस बात से जाता है, वो मुकर जाता है। एक तरफ मुज़ाकरात लगाए हुए हैं उसने, उसके बंदों को अपने को लगाया हुआ है। दूसरी तरफ जिन्होंने खुद कह रहा है कि हम इनसे ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है, वसीला है पिंडी पहुंचने का या उधर पहुंचने का, हमारा एक रेफरेंस है, अदरवाइज तो हम तो पिंडी से बात कर रहे हैं। तो इस किस्म की जब ये बातें करता है तो मेरा ख्याल है कि कौन इससे बात करेगा। ऐसे कंप्लीटली अनट्रस्टवर्दी पर्सन। इसके अपनी पार्टी के लोग जो है ना, वो इस पे एतबार नहीं करते। ये खुद जो कुछ कहता है तो घंटे के बाद जो लोग बाहर आते हैं तो उस सारे स्टैंड के मुतल्लिक, किसी इंस्ट्रक्शंस के मुतल्लिक जो है ना, उनकी अहलिया मोहतरमा जो है उन्होंने को अदरवाइज बयान दिया होता है। अब किससे बात करें? बानी पीटीआई से बात करें, उनकी अहलिया मोहतरमा से बात करें, या किसी और लीडर से बात करें? किससे बात करें? और खुसूसन जब ऐसी जबान बोली जा रही हो, उसके बाद बात करने का क्या फायदा क्या है? ये एक क्या, मैं कोई ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि आप क्या ये मैं समझता हूं कि ये एक्सरसाइज जो है वो, फिर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि ये ला हासिल है और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट कुड बी ए डिफ्लेक्शन बाय बानी पीटीआई। इंतजार कर लेते हैं। अगर ये 20 जनवरी का ये इंतजार कर रहे हैं, अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे तो किसी इंडिविजुअल के रिलेशनशिप तो नहीं है रियासतों में होते। रियासतों के तो रियासतों के साथ रिलेशनशिप। खास साहब, ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये लाहासिल है, और आप जो कल की उनकी स्टेटमेंट्स हैं उसको बुनियाद बना के ये बात कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि राना सनाउल्लाह साहब और स्पीकर याहिया सादिक साहब चाहते हैं कि ये मुलाकात हो। हुकूमत के चंद पावरफुल लोग नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात आगे की तरफ बढ़े और ये मुलाकात ना हो। तो क्या आज मुलाकात ना होने की वजह जो है वो इमरान खान साहब के ये वाले बयानात हैं, ये ट्वीट्स हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं ऐसे गलत बयानी नहीं करना चाहता कि मुलाकात की वजह यह है कि ये किसी उसके ऊपर जो है ना होने की वजह जो है कि ये किसी सब्सटेंटिव उसके ऊपर जो है बात पे नहीं आ रहे। पहले इन्होंने कहा था कि लिख के देते हैं हम अपनी डिमांड, फिर उधर से बैकआउट करके। मैंने आज सुबह एक असेंबली के बाहर जो है एक मोहतरम सहाफी के साथ बात करते हुए कहा है कि उन्होंने, असद कैफ साहब ने फरमाया कि जी जो मिनट्स हैं वो साइन कर लेते हैं, जो अभी तक जो कुछ बातचीत हुई है उस मिनट्स पे साइन करने का मतलब यही होगा कि हम अपनी डिमांड जो है इन राइटिंग जो है सबमिट कर रहे हैं। अगर ये भी कोई सोल्यूशन जो है असद कैफ साहब ने जो बात की है, अगर ये हो सकता है तो कर लें। लेकिन क्या उनका जो बानी पीटीआई है वो उनकी इन चीजों को बैकअप करेगा? उनकी डायरेक्टली इन लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है उसको डैमेज कर रहा है। इन लोगों की जो भी साख है, सियासी साख जो है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उसकी अपनी सियासी साख तो कोई नहीं है। और जो लोग बैठे, जो बाहर बैठ के जो बयान दे रहे हैं कि ये इस तरह एक क्या कहते हैं, एक इकाई होके बात करनी पड़ती है। ये नहीं है कि ख्वाजा आसिफ अलैदा बातें कर रहा है। मैं तो बावजूद अपनी रिजर्वेशंस के, और मेरी रिजर्वेशन जो है वो सही साबित हो रही हैं कि ये लोग जो हैं इतवार के काबिल नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि सिलसिला मुनक़ता नहीं होना चाहिए, बातचीत जारी रहनी चाहिए। सियासी बरादरी को जो है वो ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि हम किसी डेडलॉक पे या डेड एंड पे पहुंच चुके हुए हैं। लेकिन इनकी जो हरकतें हैं, इनके जो अटरेंसेस हैं, जो इनकी जो बयानात हैं, जो ट्वीट्स हैं, उसके बाद आप समझते हैं कि कुछ गुंजाइश रह गई है इनसे बात करने की?
अच्छा, दूसरा खान साहब ये बताइएगा, आप 20 जनवरी का बार बार जिक्र कर रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप और नई एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में हल्फ लेगी। क्या आप समझते हैं कि इससे पहले उनकी टीम के चंद लोग ट्वीट्स वगैरह करते रहे, लेकिन जब वो इक्तिदार में आ जाते हैं, ऑब्वियसली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी पॉलिसी होती है, वो क्या वाकई पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे, दबाव डालने की पोजीशन में है? हमने देखे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते हमारे जो एटमी असासे हैं या पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है उस हवाले से कोई सेंसलेस उन्होंने क्लेम्स किए कि जी शायद हमारे मिसाइलों का रुख जो है वो वाशिंगटन तक और रसाई पहुंच चुकी है। आप क्या समझते हैं बतौर डिफेंस मिनिस्टर के 20 जनवरी का इंतजार इसलिए किया जा रहा है कि उसके बाद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन नई जो आने वाली है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो पाकिस्तान पर दबाव डालेगी बानी पीटीआई को रिहाई वाले मामले में? देखें, इन लोगों ने जो एब्सोल्युटली नॉट वाले लोग जो हैं, इन लोगों ने जो झोली भीख के लिए फैलाई हुई है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, पहले जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके सामने भी। लेकिन ये रियासती ताल्लुकात हैं, ये आदमी मेरे और आपके ताल्लुकात नहीं है, कोई जाती ताल्लुकात नहीं है। रियासतें जो हैं, अगर किसी की इस्लाम दुआ हो भी आपस में, तो रियासतों का इंटरेस्ट जो है उसकी फौकियत होती है, उसकी प्रेसिडेंस होती है। वो अपने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की एक तारीख है, उसमें तलखियां भी हुई, उसमें हम इत्तेहादी भी रहे, लेकिन एक कॉन्टिन्यूटी उन ताल्लुकात में रही है, चाहे वो मिलिट्री हुकूमतें थी या सियासी हुकूमतें थी या कोई भी हुक्मरान था, उनमें एक कॉन्टिन्यूटी, एक तसलसल रहा। तो ये समझते हैं कि वो अगर उन्होंने हमारे मिसाइल्स के मतलब कोई इस तरह की गुफ्तगू की है, पता नहीं क्या कंपल्शन है उनकी, मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा कि किस कंपल्शन की वजह से उन्होंने ये बयान दिए हैं, लेकिन बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये हमारे जो प्रोग्राम है, हमारी वी लिव इन एन एरिया, जो हमारा खित्ता है, जो जोग्राफिया है, उसमें फैसिलिटीज मौजूद हैं, उसमें हमारी डिफेंस को खतरा है, तो वी हैव टू इक्विप आवरसेल्व्स। हमें कोई, हम नहाते तो नहीं बैठ सकते कि सारी दुनिया को जो है हर किस्म के हथियार की सहूलत मुहैया हो और पाकिस्तान जो है वो असॉल्ट राइफल ही लेकर लड़ता रहे। हम क्यों ना हम लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है जो प्रोवाइड करती है डिफेंस को मजबूत करने के लिए, उसकी एक्विजिशन करें, उसको एक्वायर करें, अपने वसाइल से एक्वायर करें, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी मेहनत से एक्वायर करें। तो ये किसी को हक नहीं मानता, और ये मेरा ख्याल है जिस तरह ये लेट रहे हैं पीटीआई वाले, ये कोई सौदा ना कर ले उनके साथ कि खुदा का वास्ता है हमें कोई हमारे सर पे हाथ रखो, हमें अपने साए में ले लो, हमें गोद ले लो, और हम तुम्हें ये कर देंगे। ये डेंजरस हो गए हुए हैं ये लोग जो हैं पाकिस्तान के लिए अब खतरे का बायस हैं। ये जिस तरह अपने भेष बदलते हैं, अपनी जुबान बदलते हैं, अपना पोस्चर बदलते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन खान साहब वो तो इस वक्त खुद ओपोजिशन में बैठे हुए हैं, सिर्फ एक सूबे में उनकी गवर्नमेंट है। अगर खुदा ना ख्वास्ता जो आप बात कर रहे हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं और मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी सौदा कर सकते हैं, एटमी तनसीबात का भी सौदा कर सकते हैं, वो तो इस पोजीशन में है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं जी हम जेरे अताब हैं, हम जेलों में हैं, इज़ारे राय पर पाबंदी है। तो वो आप मेरी बात नहीं समझे। वो चाहते हैं कि उनको दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए, और पेटनेज जो है वो हमें जो है वो पावरफुल स्टेट से जो है वो मुयस्सर हो, उनकी सरपरस्ती में हम हुक्मरानी करें, और पाकिस्तान के जो कुछ भी जो है खुदा न खास्ता बर्बादी जो है वो होती रहे। लेकिन हम जिस तरह करप्शन के जिस तरह बाजार गर्म था इनकी हुक्मरानी में, और आज भी जिस तरह फंड्स जो है केपी के इस्तेमाल हो रहे हैं, वो आपके सामने है कि किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं उनकी डिटेल नहीं बताना चाहता, वो आ जाएगी, डिटेल भी आ जाएगी कि कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सारी ये जिस तरह मक्खियों की तरह इकट्ठे हुए हैं कि केपी से इनको सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है और कोई ना कोई सपोर्ट मिल रही है। तो मैं इन लोगों की जो है, मैं खुदा न खास्ता किसी की मुहिब्बुल वतनी पे शक करना मैं जो है ना बुरी बात समझता हूँ। लेकिन आदत जब लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट जो है, पर्सनल मोटिव्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाएं
वो हर चीज को ओवरराइड कर जाते हैं, फिर वतन से मोहब्बत भी जो है वो सेकेंडरी हो जाती है, सानवी हो जाती है। नाज़रीन, वक्त में चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, लेकिन देखिए, इलेक्शंस में रहते हैं, रियलिस्टिकली स्पीकिंग 4 साल रहते हैं, आपकी गवर्नमेंट को 1 साल हो गए हैं। इलेक्शंस होंगे तब पीटीआई कंटेस्ट करने की पोजीशन में होगी और तब हुकूमत में आने की पोजीशन होगी। क्या ऐसा कोई दरमियान में, डू यू फेयर एनीथिंग, कोई कुछ ऐसा है कि दरमियान में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शंस के बगैर ही पीटीआई हुकूमत में आ जाए, अमरीकी मुदाखलत के नतीजे में? ऑफ कोर्स मैं कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं देखता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक प्रोसेस है और वो जिस तरह आप कह सकते हैं फ्लॉलेस नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ओवर लास्ट 20 ईयर्स जो है हुकूमतें जो हैं वो टॉपल नहीं हुई, आइन जो है एब्रोगेट नहीं हुआ, जो माजी में एक रस्म रही है, एक जो है एक हमारी ट्रेडिशन रही है कि आपने 58 में, आपने 69 में, आपने 77 में, आपने 2000 में या 1999 में आपका आइन एब्रोगेट हुआ। आपकी जो जुडिशरी है उन्होंने एक दलाल का जो है वो इस्तेमाल किया अपने अपने रोल को, या दलाल बनी जो है आइन की एब्रोगेशन के ऊपर मोहर लगा के। तो ये मैं समझता हूँ कि उधर से हम बहुत आगे निकल गए हुए हैं। अल्लाह ताला का फजल है, करम है, लेकिन अभी भी हमारा सिस्टम जो है वो परफेक्ट नहीं है। इसमें जो है रोग एलिमेंट इमरान खान जैसे पैदा होते रहते हैं, और उनको भी पैदा जिन लोगों ने किया वो मैं समझता हूँ कौमी मुजरिम है जिन्होंने इसको लॉन्च किया। आज ये गिरेबान के ऊपर जो हाथ डाल रहा है, पाकिस्तान की सलामती के गिरेबान पे हाथ डाल रहा है। और जो 9 मई को हुआ, जो 26 नवंबर को हुआ, उससे पहले हुआ, या आइंदा जिस बात की वो धमकियां दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये हमारी सिस्टम की एक, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा बीच में एक रोग एलिमेंट जो है इंट्रोड्यूस हो गया हुआ है, जो फॉरेन कंट्रीज के साथ भी पाकिस्तान के जो असासे हैं या हमारी दफाई जो कंसिडरेशंस हैं, हमारी नेशनल जो आइडेंटिटी है, उसका भी सौदा करने को तैयार है। ठीक, खास साहब दूसरे बताइएगा, कुछ स्पेकुलेशंस ऐसी आई कि शायद आला लेवल पर सऊदी जो गवर्नमेंट है, रॉयल फैमिली है, उनसे भी बात की गई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिस किस्म के बयानात, अभी तक वो गवर्नमेंट में आए नहीं, वोट टेकिंग हुई नहीं, लेकिन जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं तो वो पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में बिल्कुल खुला मुदाखलत है। तो उनसे बात की जाए, ऐसा कोई मामला हुआ क्या? उनसे बात हुई और फिर उन्होंने बात की? कथित तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है, कथित तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है। वो अगर बयान देते भी हैं पाकिस्तान के मुतल्लिक, तो हम अपने जो मुल्क के मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है। आप देखें वो उन्होंने बयानात जो हैं वो जर्मनी के बारे में भी दिए हैं, उन्होंने बयानात कनाडा के बारे में भी दिए हैं, उन्होंने बयानात बरतानिया के बारे में भी दिए हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इन जो है वो देखते हैं 20 जनवरी के बाद जो है जो पॉलिसी जो है उनकी क्या फॉर्मुलेट होती है विज़ावी देयर एलाइज इन यूरोप एंड एल्सवेयर एंड विज़ावी पाकिस्तान, विज़ावी आवर रीजन, क्या पॉलिसी उनकी फ्रेम होती है। मैं जो है मुझे इत्मीनान है कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशनशिप जो है वो कोई इमरान खान की वजह से नहीं है, उनकी एक तारीख है और उस तारीख के में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप हैज सर्वाइव्ड एंड सर्वाइव्ड वेल। और इस पे खास साहब यूएस पाकिस्तान रिलेशन पे आखिरी सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ आपसे 2-3 चीजें और भी डिस्कस करनी है। यूएस की जो साउथ एशिया पॉलिसी है वो इंडो पैसिफिक है, 25 सालों से इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाइना को वो कंटेन करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने अब तक सक्सेसफुली दरमियान में रहकर, चाइनीज हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन यूएस को भी हमने रिलेशंस ठीक रखने हैं, फैटफ के मामले से लेकर आईएमएफ के मामला तक।
अगर ये मामला थोड़ा सा इस तरफ जाता है कि दबाव बढ़ जाता है और उससे आईएमएफ के मामलात जो हैं वो भी हो जाते हैं, तो क्या ये कुछ हमने थोड़ा सा वर्कआउट किए कि किस तरह से ये चीजें अनफोल्ड होंगी और पाकिस्तान का किरदार जो है वो कैसे डिप्लोमेटिकली आगे जाएगा? देखिए, मैं एक थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं कि ये चीजें जरूर हैं जो हमारे पांव की जंजीरें बनी रही हैं और बन सकती भी हैं। इसमें मैं उसका बेहतरीन हल है कि पाकिस्तान का के जो अंदर खलफशार जो लोग पैदा कर रहे हैं उनको पाकिस्तानी कौम जो है वो ठोक के जवाब दे और वो हम अपनी इकोनॉमी को ठीक करें। वो एक सही राह पे चल निकली है। वो इकोनॉमी जो है हमारी इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जा रही है। हमारी जब तक इकोनॉमिक सॉवरेनिटी या हमारी इकोनॉमिक नीड्स जो हैं या इकोनॉमिक हमारी जो एक खुद मुख्तारी जो है, माशी खुद मुख्तारी जो है, वो हम अपनी जो है सिक्योर नहीं कर लेते, हमें जो इन खदशात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो खदशात हमारे रहेंगे, whether we like it or not। ठीक। अच्छा खान साहब, अभी अलीमा खान अभी मिल के आई हैं इमरान खान साहब से और उन्होंने एक दफा फिर ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब को ऑफर की थी कि आपको बनीगाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं माने इमरान खान साहब। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आपको पता है कि उनके तो रिलेशंस हैं, आपके साथ भी हैं और दूसरी तरफ भी हैं, और अलीमा खान बार बार ये दावा कर रही हैं कि उन्हें ये ऑफर की गई कि आपको बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं माने। मेरा ख्याल है, मैंने कहीं पढ़ा है कि अली अमीन साहब ने ये जो है ना ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया है कि मैंने कोई ऐसी ऑफर या ऐसा कोई पैगाम जो है इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचा है। ये मैंने आज ही सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि वो उससे इनकारी हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी एज वी स्पीक अलीमा खान ने अभी 5 मिनट पहले ये बात की है, अभी जो निकली हैं वो वहां से, तो उन्होंने कहा कि जी ये अली अमीन ही थे जिन्होंने बयान आपस में मिला लें ना एक दूसरे से, उनकी कौन सी को बोलचाल बंद है, बयान मिला लें। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें ये इस किस्म के बयानात वो दे रहे हैं कि बाहर जाने की भी ऑफर है, बनीगाला जाने की ऑफर है, केस लेने की वापस लेने की ऑफर है, 20 जनवरी के बाद वो रिहा हो जाएंगे, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। तो हौसला भी तो कायम रखना होता है ना। आने वाली दिनों की अच्छे दिनों की जो है खबरें जो है चाहे जाली हों सुनानी पड़ती हैं। अच्छा राणा साहब, तो इसका मतलब आपको डाउन द लाइन 2-3 महीने डाउन द लाइन, और आप बड़े मेच्योर और वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं हमारे, और इन मामलात को बड़े करीब से आप देख चुके हैं गुज़श्ता 4-5 दहाइयों से, इमरान खान साहब आपको रिलीज होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो अदलिया से हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो, चाहे वो किसी सूरत में हो, इन द नेक्स्ट 2 to 3 months? बड़ा स्ट्रेट सवाल कर रहा हूं आपसे। देखिए, मैंने जो आपका सवाल किया है ये सारा मामला जो है अदलिया का है। ये सारा मामला अदलिया है। हमारी अदलिया जो है, आपने माजी में देखा जिस तरह मियां नवाज शरीफ को उन्होंने टारगेट किया, मियां नवाज शरीफ की फैमिली को टारगेट किया, उनके साथियों को टारगेट किया, पीपल्स पार्टी लीडरशिप को टारगेट किया, जरदारी साहब को टारगेट किया, उनके मशीरा को टारगेट किया। ये सारी तारीख हमारी कोई माजी बईद की नहीं है, ये माजी करीब की तारीख है, ये 4-5 साल पुरानी तारीख है। ये सारा कुछ उनके सामने है, इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। उनके किसी खुदा न खास्ता जो है साथियों को और पूरी पार्टी की लीडरशिप को कैद नहीं किया गया। उनके लीडरशिप जो है आज भी, उनके चेयरमैन भी असेंबली में हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी भी असेंबली में हैं, उनके तमाम साथी असेंबली में हैं। और अगर कोई सिंसेरिटी का थोड़ा बहुत भी बयाना ही पकड़ाना चाहते हैं तो पहले असेंबली को चलने दें। जो जिस तरह की वो असेंबली में जो कुछ उनका एट्रोशियस किस्म का बिहेवियर है उसको अबैंडन करें। और दूसरी बात है कि ये जरूरी नहीं है, वो मेरा मतलब है, अगर नहीं तो चलती रहेगी, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन है जिसका एक अपना तकद्दस है, उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें। मैं उस हवाले से कह रहा हूँ, अगर उनके बगैर भी, उनके शोर शराबे के बगैर भी हमने जो चला लेनी है असेंबली इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। लेकिन ये एक असेंबली का माहौल अगर आप ठीक करेंगे तो इट विल बी टू स्टार्ट विद
एक अच्छा कदम होगा। ठीक। अच्छा खान साहब, 190 मिलियन पाउंड वाला मामला जो है, सीधा सीधा मलिक रियाज साहब के साथ जो जिस तरह से सेटलमेंट हुई, बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि फैसला आप सुनाएं, क्यों नहीं सुना रहे? फैसले में ताखीर जो है वो हम पर दबाव डालने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी दफा कल फैसला मुलतवी हुआ, कल जज साहब जो थे वो छुट्टी पर थे, अब 4-5 दिन की और तारीख दे दी गई है। तो अगर आ चुका है तो फैसला क्यों, वो खुद भी कह रहे हैं कि फैसला सुनाएं। देखिए, मुझे इसकी कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन का कोई इल्म नहीं है, वो होगी, क्या वजह है इसकी, कि क्या इसके पीछे क्या आप कह सकते हैं, मैं क्या आर्गुमेंट दूं आपको। एक अदालती फैसला है, उसकी डिले हो रही है, मैं उस मामले में स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं समझता हूं कि इसको जल्दी फैसले को बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि एक क्लोज एंड शट केस है। जिस तरह का अच्छी बात नहीं लगती, एक फैसला आने वाला है और मैं उसके ऊपर स्पेकुलेट करूं, ये जो आदाब हैं सियासत के भी। और लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जल्द फैसला आ जाना चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा खान साहब, मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है, जी जी आ जाएगा। ठीक, मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है। वजारत दिफा जो है, आज जो जस्टिस मंदू खेल साहब के रिमार्क्स हैं कि वजारत दिफा एग्जेक्टिव इदारा है, अगर एग्जेक्टिव के खिलाफ जुर्म हो तो एग्जेक्टिव खुद जज नहीं बन सकती आइन के मुताबिक। अब आपका अलग से पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर जो हमले होते हैं तो वो फिर मिलिट्री जो कायदे कवानीन है उन्हीं के मुताबिक ट्रायल होना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी चूंकि वजारत दिफा इसमें फरीक है, वजारत दिफा एग्जेक्टिव है, तो वो खुद जो है वो अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। देखिए, ये चीज सारे कानून में प्रोवाइड हुई है, ये आइन में प्रोवाइड हुई है। कहाँ पे है कि जी के जो फौजी इंस्टॉलेशंस पे जो हमला करें, जो मुल्क की सालमियत पे हमला करें, मैं डिटेल में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है क्या डिटेल है, उन्होंने क्या किया। उनको जो है आप सिविलियन अदालतों में ये माजी की पिछले 75 साल की जो है वो इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली 1953 में जो है मौलाना मौदूदी को एक मिलिट्री कोर्ट ने सजा सुनाई थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनको मिलिट्री कोर्ट ने 1953 की बात कर रहा हूँ, उस मिलिट्री कोर्ट ने, तो उसके बाद बेशुमार मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं सुनाई हैं। इमरान खान साहब के दौर में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन को सजाएं हुई हैं। उस वक्त इनका जमीर कहाँ गया हुआ था? कहीं चहलकदमी करने गया हुआ था इनका जमीर, या सो गया हुआ था, या था ही नहीं उसके उस वक्त इनके पास जमीर। मैं ये इस पे ज्यादा स्ट्रेस करूंगा, इनके पास था ही नहीं जमीर उस वक्त। ये जमीर जो है ये कन्वीनियंस की बात है इनके लिए। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, देखिए स्पेकुलेशंस भी होती हैं और कुछ लोग ये चीज़ें खुद फैलाते भी हैं कि जी देखें, एक तरफ मुज़ाकरात हुकूमती टीम से हो रहे हैं, दूसरी जानिब कहीं और भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्हें डीलों की ऑफर की जा रही है, लेफ्ट राइट ऐसा हो रहा है। और आप ये सारा हौसला दिलाने आप चूंकि ख्वाजा साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपके नॉलेज में कोई ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनसे राब्तों में है और वो चाह रहे हैं कि पोलराइजेशन पॉलिटिकल खत्म करने के लिए कुछ इन्हें रिलीफ दे दिया जाए और ये आराम से बैठ जाएं, या ये मुज़ाकरात सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, कथी तौर पे ऐसी बात नहीं है कोई कि ये जो पीटीआई की तरफ से आपको जो बयानात आ रहे हैं कि जी हमारे से मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें ये ऑफर हो रहा है, बनीगाला ऑफर हो रहा है, कोई और जगह ऑफर हो रही है, ये हमें फलाने ये कहा, फलाने ये कहा, इस किस्म की कोई बात नहीं है। अगर कोई इस किस्म की बात हो तो हो सकता है मुज़ाकरात में कोई चीज़ डेवलप हो सकती हो। मैं कोई पेशन गोई नहीं कर रहा, मैं एक स्पेकुलेट कर रहा हूँ, क्या सराई कर रहा हूँ। अदरवाइज ऐसी कोई बात, देयर इज नथिंग लाइक दिस ऑन द टेबल। ठीक। ख्वाजा साहब, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की, वेयर डू वी स्टैंड एज वी स्पीक? एम्बेसडर सादिक साहब गए वहाँ, उनकी बड़ी पॉजिटिव और वो मुलाकातें रहीं, लेकिन उसके बाद वो वहीं पे थे जब अटैक्स हो गए थे पक्तिका में। अब क्या उनके साथ मामलात कोई आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या डेडलॉक है? क्या मामलात हैं इस वक्त?
मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो है हमारे लिए तो सिर्फ एक ही इशू है ना, क्या उनकी सरजमीन जो है वो हमारे लिए हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। दैट इज द ओनली इशू। अदरवाइज हमारे हमसाए हैं, वो हमारे साथ उनके दीनी ताल्लुकात भी हैं, हमसाए के ताल्लुकात भी हैं। हम उनके साथ जो है किसी न किसी सूरत हाल में नथी रहे हैं पिछले 40-50 साल में। हम कोई उनका उसका कोई बदला नहीं मांगते, हम सिर्फ कहते हैं कि अमन के साथ रहें, हमारे दुश्मनों को पनाह न दें। लेकिन खालिद साहब वहां से क्या किस किस्म का रिस्पांस आ रहा है और किस किस्म के जवाबात आ रहे हैं? क्योंकि हम तो 2-2.5 जब से वो आए हैं, उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, तो हम तो यही कह रहे हैं, लेकिन वहां से क्या कहा जा रहा है इस वक्त एज वी स्पीक? देखिए, जवाबात तो आपको मिल रहे हैं ना कि आपकी गली मोहल्लों में अंदर जो है वो खून खराबा हो रहा है, जो और वो खून खराबा करने वाले जो है अफगान सरजमीन से आते हैं। जवाब तो आपको मिल रहा है, इसमें मुझे तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको अफगानिस्तान वाले जवाब दे रहे हैं। ठीक। अच्छा खालिद साहब, आपने टीटीपी को रिलोकेट करने की जो बात हो, 28 फरवरी 2023 को डॉन इंग्लिश के लिए आपने हमें इंटरव्यू दिया था, जिसमें आपने कहा था कि मैंने जब आपसे पूछा था कि यार क्या उन्होंने टीटीपी की रिलोकेशन के लिए कुछ पैसे मांगे हैं, कई बिलियन डॉलर्स की खबर आ रही थी, 30 की शायद उस वक्त ये 2 साल पहले की बात है, आपने ये कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हामिद मीर साहब के शो में आपने कहा कि 10 अरब डॉलर जो हैं वो टीटीपी की रिलोकेशन के लिए अफगान तालिबान ने मांगे। लेकिन हमारे ही शो में 1 साल पहले 18 मार्च 2024 को आपने कहा था कि 10 अरब रुपए मांगे। तो ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा कि पहले आप कह रहे थे कि नहीं मांगे, फिर आपने हमें बताया मांगे, फिर हामिद मीर साहब को बताया कि आपने मतलब टीटीपी ने वो पैसे मांगे। क्या वजह है? मैंने आपको कहा या हामिद मीर साहब को कहा, वो तो एक ही बात की है ना कि मांगे। जो पहले मैंने आप 2022 की बात कर रहे हैं जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था, देखें वो बात जो थी उस वक्त जो बात हुई थी वो ट्रांजिट में थी। जब बातें ट्रांजिट में होती हैं तो यू डोंट एडमिट टू दोज थिंग्स ऑन टेलीविजन, क्योंकि उसके रिजल्ट्स जो थे वो अभी अवेटेड थे। 2 साल के बाद जो है हमने नताइज देख लिए कि उन्होंने जो हमें ऑफर की थी, जो उन्होंने उसके लिए रीलोकेशन के लिए खर्चा पठा मांगा था, वो उसका क्या नतीजा जो है, जो हमने उनसे श्योरिटी मांगी थी कि क्या श्योरिटी है कि जी वो ये लोग वापस नहीं आ जाएंगे, ये वहां पे किस तरह कन्फाइंड रहेंगे, आप उसकी कुछ श्योरिटी दें। तो वो बात कच्ची थी उस वक्त, तो इसलिए मेरा कहना जो है ये चीजें जो है मुनासिब नहीं था। लेकिन जब देखा कि उसमें कोई बात में कोई वजन नहीं है और जो रिस्पांस जो है हमें अफगानिस्तान की तरफ से उस तरह नहीं आया जिस तरह हम उम्मीद रखते थे, आज भी उम्मीद रखते हैं, हमने कोई उम्मीद जो है वो तर्क नहीं की। लेकिन अब ये चीज जो है कैसे नहज पे पहुंच गई जहां पे मेरा बताना या ना बताना वाज इमटेरियल, और मैंने बता दिया कि भाई हमें ये एक डील ऑफर हुई थी, लेकिन उस डील की जो है नताइज की जो है वो कोई छोटी नहीं थी, इसलिए हमने वो डील जो है फाइनलाइज नहीं की। अच्छा, यानी खालिद साहब आप ये फरमा रहे कि पैसे मांगे गए थे लेकिन पैसे आपने दिए नहीं? नहीं दिए, हमने नहीं दिए, आप सही कह रहे हैं, हमने नहीं दिए बिकॉज हम 10 अरब रुपए देते हैं। और जी आप फरमाएं। जी मैं खालिद साहब ये कह रहा हूं कि कुछ खबरें ऐसे भी आई कि एक हमारे डीजीआई साहब जो इस वक्त ज़ेर हिरासत भी हैं, उनका मिलिट्री कोर्ट मार्शल भी हो रहा है, उन्होंने शायद उस वक्त के टीटीपी के सरबराह को कोई एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ऑफर की थी, वो जो रिलोकेशन के मामला चल रहे थे जिस वक्त खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। इसका कुछ इल्म है आपको? मुझे कोई इल्म नहीं है इसका। वो मालिक थे उस वक्त, उनकी क्या कहते हैं अबरू के हरकत जो भी कहते हैं, उससे हर चीज जो है वो हिल जाती थी। इमरान खान साहब भी उनके जो है ताबेदारी करते थे, उनके गुण गाते थे, उनके कसीदे पढ़ते थे, बल्कि मरासियों की तरह कसीदे पढ़ते थे। जिस तरह मरासी नहीं कहते कि अल्लाह पाक लगे रहें, जोड़ियां सलामत रहें, तो वो भी ये जोड़ी जो थी ना जनरल बाजवा जनरल फैज की, उसके इसी तरह की गुफ्तगू करते थे। टीवी पे आपने भी सुना, मैंने भी सुना, सारी दुनिया ने सुना है। तो उस किस्म की गुफ्तगू जब वो करते थे तो
उनकी हर बात के ऊपर आमना सदकना जो है वो कहते थे। तो मैं, अब वो कहते हैं कि जी मैं, मुझसे को पूछता नहीं था, मैं वो ही करते थे, मैं नहीं करता था। तो तू वजीर आजम का बने रहा सिर्फ, अगर तू सारा कुछ वही कर दे पे सब। वो खुदा का खौफ करो, थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी लाओ अपनी अपनी गुफ्तगू में। वजीर आजम रहे 4 साल जो है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने अपने दौर के अंदर जो काम हुए थे। मालो दौलत जो है वो एक्यूमुलेट कर लिया, कहीं 190 बिलियन पाउंड कर लिए, कहीं कुछ और बेच दिया, कहीं पे कुछ कर लिया, कहीं पे कुछ कर लिया। लेकिन ये जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उसकी ओनरशिप क्यों नहीं लेते? ठीक, वैसे खान साहब इस पर डिस्कशन तो हो चुकी है, लेकिन वही बात आज शहबाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान साहब कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर के वो अर्दली हैं। वैसे इतनी सख्त बात उन्होंने की है कि बार बार रिपीट करना अच्छा भी नहीं लगता। देखें, इमरान खान की जो क्वालिटी है ना, ह्यूमन बीइंग की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से जो क्वालिटी है उसकी, उससे यही एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसी किस्म की गुफ्तगू एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मैं बाकी अमाल और उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो दिस इज हिज ट्रेनिंग। जो भी उसने जिन लोगों से भी ट्रेनिंग ली है, मुझे नहीं पता किन से लोगों से ट्रेनिंग ली है, लेकिन आप किसी को अटैक करते हैं, सियासी गुफ्तगू में अटैक करते हैं। मैंने अपनी गुफ्तगू में आपके सामने अटैक किया है, लेकिन इस किस्म की गुफ्तगू जो है, मेरा ख्याल है कि वो अपने मतलब ये कह सकते हैं कि वो बाजवा और जनरल फैज के जो है यही थे जो अभी शहबाज शरीफ पे लगा रहे हैं। ये अपने ऊपर लेबल लगाए, बल्कि माथे पे लिख के लगाए। एक ऊपर लिखे एब्सोल्युटली नॉट, नीचे लिखे एब्सोल्युटली यस। ये माथे पे लिख के लगाएं, पर नीचे लिखें कि ये जो माथा जो है ये रेंट के लिए भी जो है वो अवेलेबल है, किराए पे भी मिल जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीन ख्वाजा साहब के बकौल मुज़ाकरात तकरीबन हॉल्ट हो चुके हैं। ये एक लाहासिल एक्सरसाइज है। खुसूसन इमरान खान साहब ने कल जो ट्वीट्स में ज़बान इस्तेमाल की है, उसके बाद ऐसी एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? इमरान खान साहब के वकील और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक राजी। ब्रेक से पहले वजीर दिफा नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने 2 बातें की जो क्रक्स है उनके पूरे इंटरव्यू का, कि ये मुज़ाकरात जो हैं अब हॉल्ट हो चुके हैं, यानी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त आगे फिलहाल उनके बकौल नहीं होगी और ये एक्सरसाइज अब लाहासिल है। और वजह उसकी बानी पीटीआई की जो गुज़श्ता रात की ट्वीट्स हैं जो उनके सामने भी हमने पहले पढ़ के सुनाई, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह एनआरओ नहीं लूंगा। साथ में वो ये कह रहे हैं मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं लिया, अलकादर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए जो है वो पोस्टपोन किया जा रहा है बार बार। फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब के करीबी और बातेमात साथी हैं, उनके लॉयर भी हैं और वो काफ़ी उनसे मिलते भी रहते हैं, हफ्ते में कम से कम 1-2 मुलाकातें होती हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तकरीबन हॉल्ट हो चुके हैं, अब लाहासिल है ये एक्सरसाइज, आप क्या कहेंगे? ख्वाजा आसिफ ग्रुप जो है ये वो नोटोरियस ग्रुप है जो कि हुकूमत के अंदर ये वो ग्रुप हैं जो कि सुबह जो शुरू से ही मुज़ाकरात के अमल को सबोटाज करना चाहते हैं। वो मुल्क में जमहूरियत, आइन और रूल ऑफ लॉ की बहाली नहीं चाहते। और क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी के स्पोक्स पर्सन इरफान सिद्दीकी हैं, लिहाजा मैं उनकी बात को मुज़ाकरात के हवाले से सीरियस लूँगा। जैसे हमने हमारे लिए हामिद रज़ा साहब जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो मुज़ाकराती अमल है या मुज़ाकरात के हवाले से जो भी बात आती है पीटीआई की तरफ से इमरान खान साहब ने हामिद रज़ा साहब को मुकर्रर किया है। देखिए, मुज़ाकरात की जो हॉल्ट होने की वजह उन्होंने बताई है वो नहीं है, वो अपनी खिफत में टा रहे हैं। मसला ये है कि मुज़ाकराती कमेटी के अरकान स्पीकर साहब इन्होंने टिल का जोर लगाया, हफ्ते से लेके आज तक मुलाकात कराने का मुलाकात नहीं हो सकी। मतलब अयाज सादिक साहब और राना सनाउल्लाह साहब ये चाह रहे हैं कि मुलाकात हो, लेकिन वो नहीं करवा पा रहे। तो अच्छा। इससे आप नॉर्मली ये कहा जाता है ना कि जी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी बेख्तियार है। मेरा सवाल आज इन सब से ये है कि हुकूमत कितनी बाख्तियार है, इनके नीचे है जेल। जब ये फिर नाराज़ होते हैं जब इनको कहा जाता है कि आप के पास इख्तियार नहीं है,
तो ये उसका बुरा मनाते हैं। ये जो मुलाकात ना करा पाना है, ठीक है, और इसका एडमिशन भी हुआ है। मैं मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा है कि हमने कोशिश की है जी, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। तो कौन है फिर वो जो बात नहीं सुनता? इमरान खान साहब, कल मैंने एप्लीकेशन भी दी है, खान साहब के कहने पे आज हमारी लॉयर्स मीटिंग थी, वो पोस्टपोन कराई गई इसी वजह से कि जी आज मुज़ाकराती कमेटी को, क्योंकि 2 वर्किंग डे थे, हफ्ते वाले दिन एक्सपेक्टेड थी, और अदरवाइज़ उन्होंने कहा जी पीर को कराएंगे, ना सोमवार को कराएगी, ना हफ्ते को, आज मंगल है, मंगल को भी नहीं कराएगी। सो वहाँ पे कौन है जो हर्डल्स डाल रहा है? और कल की तो ट्वीट आपने पढ़ दी, तो मुज़ाकराती कमेटी के मुताबिक तो मुलाकात कल होनी थी या हफ्ते को होनी थी, ठीक है। ट्वीट के ऊपर जो है ये बिल्कुल ऐसी बात है, इमरान खान साहब सख्त बातें करते हैं और उसकी वजूहात है, और उन वजूहात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर चोई साहब सम अप कर दें ख्वाजा साहब के आर्ग्यूमेंट को और आपको, वो कह रहे हैं हॉल्ट हो चुके हैं मुज़ाकरात, लेकिन उसकी वजह बानी पीटीआई के ट्वीट से, आप कह रहे हैं हॉल्ट हो चुके हैं लेकिन उसकी वजह यह है कि हुकूमती टीम की बेख्तियारी, और वो मुज़ाकरात तो खुद एडमिट कर रहे हैं कि यार हम नहीं करा सकते मुज़ाकरात, तो फिर उन्होंने प्रॉमिस क्यों किए जब कराई नहीं? ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना सर, कि जब इमरान खान साहब कहते थे, फिर हम बहुत ज़्यादा हम पे लेदे हुई तहरीक इंसाफ पे कि जी आप मुलाकात नहीं करते, आप मुज़ाकरात नहीं करते, जमहूरी गुफ्तों से मुज़ाकरात करें। अब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि आपके कहने के, आप कल आप शोज़ में जी आप राना साहब की स्टेटमेंट्स उठा लें, तो तमाम लीडिंग चैनल्स के ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम मुलाकात आज करवा देंगे। हमारे शो में उन्होंने यही बात, आपके शो में भी कहा, बिल्कुल, तो फिर नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब है? बेख्तियारी, जो बेख्तियारी है वो कहीं और है। तो ये माने उस बात को। और क्या ये ट्वीट्स पे नाराज हो गए हैं कि ऑर्डरली करने के ऊपर? तो नहीं है, नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि खान साहब जनरल फैज और जनरल बाजवा के ऑर्डरली थे, और नहीं। तो मुझे बताएं, क्या वज़ीर आज़म खुद को बहुत समझना शुरू हो गए, इस गलतफहमी में मुब्तला हो गए? ये बातें वैसे मुज़ाकरात के दौरान नहीं होनी चाहिए ना, ये ट्वीट मुज़ाकरात में तो इरफान सिद्दीकी साहब ऑन एयर हैं, उन्होंने कहा जी टॉक शोज में जो बातें होंगी, जो बातें बाहर की बातें होंगी, हम उसमें नहीं इन्फ्लुएंस होंगे। क्या वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है? आप जो उनकी पहले 23rd वाले दिन जो उनकी टॉक है, प्रेस टॉक, वो निकाल, लेकिन अभी तो देखिए कल रात उन्होंने भी एक टॉक शो में कहा है कि अब तक मुतालबात तहरीरी तौर पर नहीं दिए गए, मुज़ाकरात में तातुल आ गया है, 31 तक अगर मामला तय ना हो तो हमें जिम्मेदार ना ठहराया जाए। वो तो उनको वो प्रिकॉशंस के तौर पे कह रहे हैं, उन्होंने अपनी कोशिश कर ली है। उनको पता लगा जब मुलाकात ही नहीं हो सकती तो बाकी बातें वो अगर मान भी जाएंगे तो करेगा कौन? तो मुलाकात नहीं होगी तो इसका मतलब फिर ख्वाजा साहब ये कहने में हक बजाने में कि ये लाहासिल एक्सरसाइज है, वो जिस वजह से उसमें मैं अर्ज करूँ ना, एक ग्रुप है पूरा, एक धड़ा है, ये गुड कॉप बैड कॉप नवाज लीग की पुरानी पॉलिसी है। वहाँ पे एक भाई अच्छा बनता है, दूसरा भाई बुरा बनता है, फिर आखिर में खेलते इकट्ठे हैं। ये एक ग्रुप है जिसको इसमें ख्वाजा आसफ है, जिसमें तलाल चौधरी है, जिसमें और ये जो सज्जे खबे वाले लोग हैं, ये हैं जो कि मुज़ाकरात की मुखालफत भी करते हैं। मुखालफत देखें ना, अगर शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की इजाज़त दी है तो फिर ख्वाजा आसफ, हनीफ अब्बासी, तलाल, ये और तारड़ और ये सारे क्यों मुखालफत करते हैं? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात करो तो ये सारे क्यों? अगर प्राइम मिनिस्टर का जो इख्तियार है, ये जो मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है ना, तो फिर इनकी सफ़ों में मुज़ाकरात की मुखालफत क्यों है? और फिर मीडिया पे बात होती है, एक तो होती है ना पार्टी के अंदर, ये मीडिया पे आके बात करते हैं। गुजारिश ये है कि हुकूमत के ये जो सारा सिलसिला है ये गैर संजीदगी का आकाश है, हुकूमत संजीदा नहीं है। हुकूमत ने ये मुज़ाकरात का जो संगल है ना, हम कहते हैं ये जंजीर अपने गले डाल ली है, बीड़ा उठा लिया है, लेकिन वो उठ नहीं रहा। ये अब हुकूमत को इसका जवाब तो डेफिनेटली पॉलिटिकली भी देना पड़ेगा, प्रैक्टिकली भी देना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत बाख्तियार तो होती है। अगर मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो सकी, राइटिंग के मामलात को छोड़ दें, राइटिंग के मामलात अगर बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत है तो वो देख लेंगे मुज़ाकराती कमेटी वाले उसका क्या करना। लेकिन आप ये बताएं कि आप इस हक़ को मुज़ाकराती कमेटी के क्या उसको डिनाई कर सकते हैं कि इमरान खान साहब तक उनकी एक्सेस ना दी जाए? ठीक। अच्छा चोई साहब, आखिरी मिनट है मेरे पास, अब मुझे ये बताएं
वो कह रहे हैं हॉल्ट हो गया है, वजह कुछ और है, आप कह रहे हैं हॉल्ट हुआ है और आपसे जो वादा हुआ था वो पूरा नहीं हुआ। अब वे फॉरवर्ड इसका क्या है? टाइम मेरे पास इतना नहीं है। वे फॉरवर्ड सर ये है कि मुलाकात कराएं इमरान खान साहब से, और कल शाम को जो उसमें देखें ना, आज जो आप सहूलत सारे लीडरान को हासिल है, नवाज शरीफ साहब को है, जरदारी साहब को है, शहबाज शरीफ साहब को है, या बाकी लीडरान को, इमरान खान साहब जेल में है ना, उनको बनी गाला तो बैठे नहीं हुए, या आपको बाहर तो है नहीं कि आप कहें जी कि मुलाकात नहीं हो पा रही, और ये इनकी कस्टडी में है, तो ये करवाएं मुलाकात। तो उसके बाद रहनुमाई जो है इमरान खान देंगे मुज़ाकराती कमेटी को। मुज़ाकराती कमेटी का लायज़न रहना ये पैरामाउंट है, सारी चीजें इसी के बुनियाद है। ठीक, तो चोई साहब मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करके प्रोग्राम की क्लोजिंग लूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जैसे पीटीआई से हुकूमती वादे के मुताबिक हमारी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात होती है, मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी शुरू हो जाएगा, इतना बड़ा डेडलॉक, और मेरे ख्याल में वे फॉरवर्ड यही है कि मुज़ाकरात हर सूरत पाए तकमील तक होने चाहिए, ना सिर्फ ये कि होने चाहिए। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए।